तो ये वीडियो रहने वाली है UFC 296 के मेन कार्ड की ब्रेकडाउन वीडियो, जिधर सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेन कार्ड की ओपनर फाइट जो फेदरवेट डिवीजन की थी, जहां पर जॉश एमेट ने ब्राइस मिचेल को वन पंच नॉकआउट कर दिया। ब्रो ये पंच बहुत ही बुरा पंच था जो डायरेक्टली लैंड हुआ ब्राइस मिचेल के फेस पर और ब्राइस मिचेल एकदम से नॉकआउट हो गया। अब नॉकआउट होने के बाद हमें ये चीज तो नहीं दिखाई, बट जो रोगन बोल रहा था कि उसकी बॉडी ट्विच कर रही है और इवन 5 मिनट्स के आफ्टर जब ब्राइस मिचेल खड़ा भी हुआ तो हम देख सकते थे कि उसकी फीट जरा भी स्टेबल नहीं थी। जॉश एमेट के पास बहुत ज्यादा पावर है और ये पंच बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था। इस पूरी फाइट में ज्यादा कुछ नहीं हुआ। ब्राइस मिचेल ने स्टार्टिंग में डिसाइड किया कि वो जॉश एमेट को प्रेशर करेगा, बट ये प्रेशर ज्यादा देर तक नहीं चला और जॉश एमेट ब्राइस मिचेल को प्रेशर करने लग पड़ा, जिधर इस नॉकआउट पंच को लैंड करने से पहले 2-3 बार ऐसी इंस्टेंसेस आई जहां पर जॉश एमेट सेम एंगल ले रहा था, बट उसने स्टार्टिंग में ये पंच को थ्रो नहीं किया। कपल ऑफ टाइम्स उसने इस पोजीशन से सिर्फ बॉडी पंचेस को थ्रो किया और ये देखकर कि ब्राइस मिचेल कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसी के बाद जॉश एमेट ने अपने ओवरहैंड राइट को थ्रो किया। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्राइस मिचेल के गार्ड को देखें तो वो अपने राइट हैंड से अपने राइट साइड को ब्लॉक कर रहा था, जो काफी अच्छा था। बट यहीं पर अगर हम उसके लेफ्ट हैंड को देखें तो उसका लेफ्ट हैंड रीच आउट कर रहा था ताकि वो जॉश एमेट के राइट पंच को ब्लॉक कर सके। बट ब्राइस मिचेल ये जो ब्लॉक करने की ट्राई कर रहा था उसमें प्रॉब्लम ये थी कि इस टाइप से वो जॉश एमेट की स्ट्रेट पंचेस को ब्लॉक कर सकता था, बट अगर ओवरहैंड और हुक्स की बात करें तो वो इस गार्ड से ब्लॉक नहीं होते। और ये चीज हम देख भी सकते थे जिधर जॉश एमेट ने अपने राइट हुक्स को कपल ऑफ टाइम लैंड किया ब्राइस मिचेल की बॉडी पर और फिर उसके बाद उसने हेड को टारगेट किया। इस नॉकआउट सीक्वेंस में ब्राइस मिचेल अपने राइट स्ट्रेट पंच को थ्रो कर रहा था, वेयरएज जॉश एमेट अपने ओवरहैंड राइट को थ्रो कर रहा था और एक हैमर की साउंड से वो पंच लैंड हुआ और ब्राइस मिचेल नॉकआउट हो गया। तो बहुत ही अमेजिंग विन बाय जॉश एमेट। और क्योंकि जॉश एमेट को उसकी ओल्ड एज की वजह से रूल आउट किया जा रहा था, बट इस नॉकआउट के बाद जॉश एमेट उस टाइटल रन में वापस आ गया है। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट। ये फाइट देखने में मुझे डेफिनेटली प्रॉब्लम हुई क्योंकि ये फाइट थी लाइटवेट डिवीजन फाइटर्स पैडी पिम्बलेट वर्सेस टोनी फर्ग्यूसन। जब पैडी पिम्बलेट टोनी फर्ग्यूसन को बिग शॉट से बीट कर रहा था तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे फ्लैशबैक आ रहे थे जस्टिन गेची और टोनी फर्ग्यूसन की फाइट के। एक साइड से मुझे बुरा भी लग रहा था कि टोनी फर्ग्यूसन इतनी ज्यादा बीटिंग ले रहा है, बट दूसरी तरफ मैं सरप्राइज भी था कि कैसे टोनी फर्ग्यूसन इतनी ज्यादा बीटिंग ले सकता है। इवन माइकल चाइल्डर से बुरी तरह से नॉकआउट होने के बाद भी वी कैन डेफिनेटली से कि अभी भी टोनी फर्ग्यूसन की चिन बहुत स्ट्रांग है। अब वैसे तो टोनी फर्ग्यूसन रिसेंटली अपनी हर एक फाइट में बोलता आ रहा है कि वो फाइट करने के लिए अब और भी ज्यादा मोटिवेटेड है, बट इस फाइट में ये क्लियर दिख रहा था कि वो सच में चाहता था कि वो इस फाइट को विन करे। जैरेड गॉर्डन की फाइट ने क्लियर कर दिया था, बट इस फाइट ने कंफर्म कर दिया कि पैडी पिम्बलेट एक हाई लेवल फाइटर नहीं है। इस फाइट में भी उसने अपनी चिन को नीचे नहीं किया, उसने स्टिल अपनी चिन को बहुत ऊपर रखा था और इसीलिए टोनी फर्ग्यूसन के काफी पंचेस लैंड भी हो रहे थे। जब भी पैडी पिम्बलेट रेंज में रहकर ट्राई कर रहा था कि वो टोनी फर्ग्यूसन को पिक अपार्ट करेगा अपनी लेग किक से, अपने पंचेस से, तो बेशक वो ज्यादा पंचेस या फिर ज्यादा किक्स को थ्रो कर दे रहा था, बट हमेशा उन एक्सचेंजेस में एक ऐसी मूवमेंट आ रही थी जहां पर टोनी फर्ग्यूसन उसे क्लीन कैच कर रहा था। आई डेफिनेटली थिंक कि पैडी पिम्बलेट को लगा होगा कि वो टोनी फर्ग्यूसन के अगेंस्ट एक ही ब्रॉल करेगा और टोनी फर्ग्यूसन नॉकआउट हो जाएगा। ये चीज मैं 100% श्योर हूं कि उसने ऐसा ही सोचा होगा, बट ऐसा इस पूरी फाइट में बिल्कुल नहीं हुआ। टोनी फर्ग्यूसन को नॉकआउट करने के लिए पैडी पिम्बलेट राउंड 1 से ही बहुत ज्यादा एनर्जी को यूज करने लग पड़ा और इसीलिए वो राउंड 3 में गैस आउट हो गया। जब राउंड 1 में पैडी पिम्बलेट ने डिसाइड किया कि अब वो अपने हैंड्स को लेट गो करने वाला है, तो उसने बहुत ज्यादा पंचेस को टोनी फर्ग्यूसन के ऊपर थ्रो करना स्टार्ट कर दिया, जिधर टोनी फर्ग्यूसन मल्टीपल टाइम्स रॉक भी हो गया। बट इवन टोनी फर्ग्यूसन को हर्ट करने के बाद भी टोनी फर्ग्यूसन को सक्सेस मिल रही थी क्योंकि पैडी पिम्बलेट अपनी चिन को बहुत ज्यादा ऊपर रखता है। टोनी फर्ग्यूसन अपने लेफ्ट हुक या फिर लेफ्ट स्ट्रेट पंच को एक्सटेंड कर रहा था और वो कैसे ना कैसे करके पैडी पिम्बलेट के ऊपर कनेक्ट हो जा रहा था। पैडी पिम्बलेट टोनी फर्ग्यूसन के ऊपर बहुत ज्यादा पंचेस को थ्रो करे जा रहा था, बट टोनी फर्ग्यूसन कैसे स्टैंडिंग रह रहा था ये मेरी समझ से बाहर है। फॉर एग्जांपल अगर हम राउंड 1 के इस सीक्वेंस को देखें तो पैडी पिम्बलेट ने क्लीन 1-2 पंच कॉम्बिनेशन को थ्रो किया जो डायरेक्टली टोनी फर्ग्यूसन के चिन पे लैंड हुआ और इसको पैडी पिम्बलेट ने फॉलो अप किया अपने लेफ्ट हुक से जो फिर से लैंड हुआ टोनी फर्ग्यूसन के फेस पर और एकदम से इस पंच को फॉलो अप किया अपने राइट स्ट्रेट पंच से जो फिर से टोनी फर्ग्यूसन की चिन पे लैंड हुआ। बट पता नहीं कैसे टोनी फर्ग्यूसन इन सारे पंचेस से स्टैंडिंग रहा और वो ग्राउंड में नहीं गिरा। टोनी फर्ग्यूसन ग्राउंड में तभी गिरा जब पैडी पिम्बलेट ने उसके ऊपर नी को लैंड किया, जो वैसे तो उसके शोल्डर पे लैंड हुई, बट क्योंकि टोनी फर्ग्यूसन पहले से ही बहुत ज्यादा रॉक था, इस नी ने उसके बैलेंस को और ज्यादा बिगाड़ दिया और वो ग्राउंड में गिर गया। ग्राउंड में जाने के बाद समहाउ टोनी फर्ग्यूसन ने पैडी पिम्बलेट के बिग ग्राउंड एंड पाउंड और इवन उसके सबमिशंस को डिफेंड किया और राउंड 1 को सरवाइव कर लिया। अब राउंड 1 की बीटिंग देखने के बाद मैं राउंड 2 जरा भी नहीं देखना चाहता था, बट एनीवेज राउंड 2 स्टार्ट होता है और पैडी पिम्बलेट अपने बिग पंचेस को लैंड करने लग पड़ता है। अब यहाँ पर टोनी फर्ग्यूसन एक हेड किक को थ्रो करने लगता है, बट वो स्लिप हो जाता है, जिसके एडवांटेज लेते हुए पैडी पिम्बलेट को टॉप पोजीशन मिल जाती है और वो टोनी
टोनी फर्ग्यूसन पर बिग पंचेस को लैंड करने लग पड़ता है। तो यहाँ पर हमें प्राइम टोनी फर्ग्यूसन की एल्बोस देखने को मिली, जहां पर टोनी फर्ग्यूसन फाइनली अपनी एल्बोस को थ्रो कर रहा था, जो एक्चुअली में लैंड हो रही थी और पैडी पिम्बलेट को हर्ट कर रही थी। बट इवन इन एल्बोस को लैंड करने के बाद भी टोनी फर्ग्यूसन स्टिल बहुत ज्यादा बीटिंग ले रहा था, जिधर पैडी पिम्बलेट ने उसे जरा भी चांस नहीं दिया वापस खड़े होने का और पूरे राउंड उसे बीट करता रहा। यहाँ पर भी पैडी पिम्बलेट ने डेफिनेटली सोचा होगा कि वो टोनी फर्ग्यूसन को फिनिश कर देगा, बट स्टिल पता नहीं कैसे टोनी फर्ग्यूसन फिनिश नहीं हुआ और जब राउंड 3 की बारी आई तो पैडी पिम्बलेट एग्जॉस्ट हो गया था। उसने राउंड 1 और राउंड 2 में इतनी ज्यादा पावर को यूज कर दिया कि राउंड 3 में क्लियरली हम देख सकते थे कि पैडी पिम्बलेट गैस आउट हो गया है। इस राउंड को टोनी फर्ग्यूसन स्टार्टिंग में जीत रहा था, जिधर क्योंकि पैडी पिम्बलेट बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया था, वो बैकफुट पे आ गया। वो जो भी पंचेस को थ्रो कर रहा था वो सारे पंचेस स्लॉपी हो गए और अब टोनी फर्ग्यूसन के और भी ज्यादा पंचेस लैंड होने लग पड़े। कपल ऑफ टाइम्स टोनी फर्ग्यूसन ने पैडी पिम्बलेट को राइट अपरकट थ्रो किया, जो पैडी के ऊपर लैंड भी हुए, और जब पैडी पिम्बलेट ने बहुत ही स्लो टेक डाउन करने की ट्राई की जो उसने फेल किया, तो उसके बाद हम देख सकते थे कि पैडी पिम्बलेट वापस फीट में खड़ा होना नहीं चाहता था। टोनी फर्ग्यूसन के बॉडी शॉट्स, हेड शॉट्स सारे लैंड होने लग पड़े, जिधर पैडी पिम्बलेट बिल्कुल तरीके से एग्जॉस्ट हो गया था। बट पैडी पिम्बलेट ने एक डेस्परेट टेक डाउन का अटेम्प्ट किया और वो उसे मिल गया। जैसे ही उसे ये टेक डाउन मिला, पैडी पिम्बलेट कंप्लीटली टोनी फर्ग्यूसन के ऊपर आ गया और इस पूरे राउंड में टोनी फर्ग्यूसन उस पोजीशन से बाहर नहीं निकल पाया। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा कि टोनी फर्ग्यूसन ने बहुत अच्छी फाइट की, बट स्टिल उसने इस फाइट में कुछ ज्यादा ही बीटिंग ले ली और इस स्टेज में आकर जहां पर वो 39 इयर्स का है, ये उसके हेल्थ के लिए जरा भी अच्छा नहीं है। तो आई स्टिल वांट कि टोनी फर्ग्यूसन रिटायर हो जाए, या इवन अगर उसे रिटायर नहीं होना है तो UFC 300 में वो अपनी लास्ट फाइट करे और अपने करियर को क्विट कर दे। बट अगर पैडी पिम्बलेट की बात करें तो ये फाइट भी उसके लिए एक गुड लुक नहीं थी। वो अपनी चिन को फिर से ऊपर रख रहा है और अगर इस स्टेज पर टोनी फर्ग्यूसन के इतने ज्यादा पंचेस पैडी पिम्बलेट के ऊपर लैंड हो सकते हैं, तो इमेजिन करो अगर पैडी पिम्बलेट अपने ही तरह एक यंग फाइटर के साथ फाइट करे। ये टॉप 15 की लैडर को क्लाइंब अप करने के लिए पैडी पिम्बलेट को बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। और अब लेट्स सी उसकी नेक्स्ट फाइट कैसे जाती है। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, ये फाइट थी वेल्टरवेट डिवीजन की, जिधर शाफकात राखमनोव ने स्टीवन थॉम्पसन को राउंड 2 में सबमिट कर दिया। 18 फाइट्स, 18 विंस और 18 फिनिशेस। नॉट ओनली शाफकात राखमनोव इस फाइट को जीता, बट वो पहला ऐसा फाइटर बन गया है जिसने वंडरबॉय थॉम्पसन को सबमिट किया है। शाफकात राखमनोव बहुत ज्यादा डेंजरस है और अब क्योंकि उसने इस फाइट को फिनिश किया है, हु नोस कि UFC उसे टाइटल शॉट दे दे। बट अभी अगर फाइट की बात करें तो ऑलमोस्ट राउंड 1 क्लिंच में गया, जिधर शाफकात राखमनोव ने मल्टीपल टाइम्स ट्राई की वंडरबॉय थॉम्पसन को ग्राउंड में लेके जाने की, बट इस राउंड में वंडरबॉय थॉम्पसन ने काफी अच्छे टेक डाउन डिफेंस को दिखाया, जिधर वो सिंगल लेग में रहकर भी अपने बैलेंस को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहा था और वो इस राउंड में एक बार भी ग्राउंड में नहीं गया। और जब राउंड 1 के लास्ट मिनट में दोनों फाइटर सेपरेट होते हैं तो वंडरबॉय थॉम्पसन के पास स्ट्राइकिंग में अपर हैंड है। राउंड 1 के एंड में एक मोमेंट ऐसी भी आती है जिधर शाफकात राखमनोव अपने राइट पंच से वंडरबॉय को पुश करने की ट्राई करता है, बट वंडरबॉय थॉम्पसन काफी फास्ट था। उसने शाफकात के पंच को डॉज किया और अपने क्लीन लेफ्ट पंच को कनेक्ट किया। बट जब राउंड 2 की बात आती है तो इस बार शाफकात सक्सेसफुल हो जाता है वंडरबॉय थॉम्पसन को ग्राउंड में लेके जाने का, और जैसे ही ये फाइट ग्राउंड में जाती है शाफकात डोमिनेट करने लग पड़ता है। वंडरबॉय थॉम्पसन काफी ज्यादा ट्राई करता है अपनी नेक को ना देने का, बट तब भी शाफकात को नेक मिल जाती है और वो वंडरबॉय पे चोक लगा देता है। बट क्योंकि इधर शाफकात को वंडरबॉय की कंप्लीट बैक नहीं मिली थी, वंडरबॉय थॉम्पसन इस चोक से बाहर निकल जाता है। बट इसके थोड़े ही टाइम बाद जब वंडरबॉय थॉम्पसन ट्राई करता है वापस उठने की, तब शाफकात राखमनोव उसकी बैक पे आ जाता है और इस बार वो अपने चोक को लॉक इन कर देता है और वंडरबॉय थॉम्पसन को टैप आउट करना पड़ता है। तो अमेजिंग विन बाय शाफकात, और अपनी 18 विंस में से उसने 18 टाइम्स अपनी फाइट को फिनिश किया है। अब शाफकात ने इस फाइट को फिनिश करने के बाद ये सबको प्रूव कर दिया कि वो टाइटल शॉट के लिए रेडी है। बट अब ये देखना होगा कि एक्चुअली में टाइटल शॉट किसे मिलता है, बिलाल मोहम्मद या फिर शाफकात को। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, ये फाइट है UFC 296 की को मेन इवेंट फाइट, जिधर फ्लाईवेट फाइटर एलेजेंड्रे पेंटोजा ब्रैंडन रोवाल को बीट कर देता है बाय यूनानिमस डिसीजन। ये पूरी फाइट क्रेजी स्पीड में चली है। ये दोनों फाइटर्स एक दूसरे के ऊपर बिग पंचेस को लैंड करते हैं, बट दोनों फाइटर्स ने जरा भी गिव अप नहीं किया। वो कंटिन्यूसली फाइट करते रहे और इसका एंड रिजल्ट आया कि ये फाइट बहुत अमेजिंग गई। अब इस फाइट में कोई फिनिश तो नहीं हुआ, ना ही इस फाइट में कोई सबमिट हुआ, बट ये फाइट फर्स्ट राउंड के फर्स्ट सेकंड से लेकर लास्ट राउंड के लास्ट सेकंड तक बहुत अमेजिंग गई, जिधर दोनों फाइटर्स को अपनी अपनी अपॉर्चुनिटी मिली इस फाइट को विन करने की। अब बेशक ओवरऑल एलेजेंड्रे पेंटोजा ऑलमोस्ट सारे राउंड्स को जीता, बट अगर हम इस फाइट को क्लोजली देखें तो एक टाइम पर भी ऐसा नहीं था कि ब्रैंडन रोवाल इस फाइट से बाहर हो गया है। अब आई थिंक स्टैंडिंग ये फाइट बिल्कुल इवन थी, जिधर स्टार्टिंग के राउंड्स में एलेजेंड्रे पेंटोजा ज्यादा बेटर स्ट्राइक्स को लैंड कर रहा था, बट जैसे जैसे ये फाइट आगे बढ़ती रही और एलेजेंड्रे पेंटोजा थोड़ा गैस आउट होता रहा, ब्रैंडन रोवाल वापस आता है और वो स्ट्राइकिंग में एलेजेंड्रे पेंटोजा को बीट करने लग पड़ता है। अब वैसे तो एलेजेंड्रे पेंटोजा ने गैस आउट होना ही था, क्योंकि जितनी फास्ट स्पीड से उसने फाइट को
स्टार्ट किया, I mean, उसकी जगह कोई भी होता वो डेफिनेटली गैस आउट होता। अब बेशक स्टैंडिंग में ये फाइट क्लोज थी, बट इस फाइट में जो क्लियर डिफरेंस था वो था ग्रैपलिंग का। जब भी अलेक्जेंडर पेंटोजा ब्रैंडन रोवाल को ग्राउंड में लेके जा रहा था तो वो इजीली ब्रैंडन रोवाल को ग्राउंड में होल्ड कर रहा था, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्योंकि अलेक्जेंडर पेंटोजा थोड़ा गैस आउट हो गया था, तो जब भी वो ब्रैंडन रोवाल को ग्राउंड में लेके जा रहा था तो वो उसके ऊपर ले डाउन कर जा रहा था और अपने आप को रिकवर करने का टाइम दे रहा था। इस पूरी फाइट में ब्रैंडन रोवाल अलेक्जेंडर पेंटोजा को अपने ऊपर से नहीं निकाल पाया और इसीलिए आई थिंक कि पूरे 25 मिनट्स में से 13 या 14 मिनट्स ऐसे थे जब अलेक्जेंडर पेंटोजा ब्रैंडन रोवाल के ऊपर था। राउंड 1 की स्टार्टिंग काफी स्पीड हुई, जिधर अलेक्जेंडर पेंटोजा एकदम से लेग किक्स और पंचेस को थ्रो करने लग पड़ा था। ब्रैंडन रोवाल भी उसे काउंटर करने की ट्राई कर रहा था, बट जैसे ही अलेक्जेंडर पेंटोजा ब्रैंडन रोवाल को ग्राउंड में लेके गया, उसने पूरा राउंड ब्रैंडन रोवाल को ग्राउंड में ही रखा। अलेक्जेंडर पेंटोजा इस पूरी फाइट में जिस वे से ट्रांजिशन कर रहा था, वो ब्रैंडन रोवाल के गार्ड को पास कर रहा था, वो देखना बहुत ही अमेजिंग था और इससे पता चलता है कि अलेक्जेंडर पेंटोजा कितना हाई लेवल का ग्रैपलर है। सिर्फ इस फाइट में एक कमी रहेगी और वो ये थी कि अलेक्जेंडर पेंटोजा ब्रैंडन रोवाल को सबमिट नहीं कर पाया। अब राउंड 2 की बात करें तो ब्रैंडन रोवाल ने बिल्कुल ट्राई की अलेक्जेंडर पेंटोजा को डिस्टेंस में रहकर पंचेस को थ्रो करने की, बट इवन जब वो अलेक्जेंडर पेंटोजा पर पंचेस को लैंड कर दे रहा था, स्टिल पेंटोजा उसे प्रेशर कर रहा था और उसे ग्राउंड में लेके चले जा रहा था। अब राउंड 2 के लास्ट मिनट में एक मोमेंट ऐसी आती है जब दोनों फाइटर्स वापस खड़े होते हैं और उधर अलेक्जेंडर पेंटोजा एक बिग राइट हैंड को ब्रैंडन रोवाल के ऊपर कनेक्ट कर देता है और ब्रैंडन रोवाल हर्ट हो जाता है। अब ये पंच कोई नॉर्मल पंच नहीं पड़ता है, ये एक्चुअली में एक हैमर फिस्ट की तरह पड़ती है जो ब्रैंडन रोवाल को रॉक कर देती है। ब्रैंडन रोवाल को हर्ट करने के बाद भी अलेक्जेंडर पेंटोजा उसके ऊपर रश नहीं करता है और अपना टाइम लेकर उसे ग्राउंड में लेके जाता है और ये राउंड ओवर हो जाता है। तो इस राउंड में ब्रैंडन रोवाल कम बैक करता है, जिधर स्टार्टिंग में टेक डाउन होने के बाद भी वो वापस इस फाइट को स्टैंडिंग लाता है और अलेक्जेंडर पेंटोजा को फीट में बीट करने लग पड़ता है। अब क्योंकि फर्स्ट 2 राउंड्स में अलेक्जेंडर पेंटोजा बहुत ही ज्यादा स्पीड था, इसलिए राउंड 3 में हम देख सकते हैं कि उसकी एनर्जी थोड़ी सी ड्रॉप डाउन हुई, वो थोड़ा सा गैस आउट हो रहा था और इसी के एडवांटेज लेते हुए ब्रैंडन रोवाल उसे प्रेशर करने लग पड़ा, उसके ऊपर पंचेस को थ्रो करने लग पड़ा। उसने इवन अलेक्जेंडर पेंटोजा के ऊपर एक बिग नी को भी थ्रो किया, जिसने अलेक्जेंडर पेंटोजा के हेड को भी स्नैप बैक कर दिया था और इसीलिए अलेक्जेंडर पेंटोजा एक डेस्परेट शूट करता है टेक डाउन के लिए, उसे वो टेक डाउन मिल जाता है और राउंड 3 के लास्ट मिनट वो पूरा टाइम ब्रैंडन रोवाल के ऊपर रहता है। अब ये राउंड बहुत ज्यादा क्लोज गया, ब्रैंडन रोवाल थोड़ा सा मोमेंटम को गेन करने लग पड़ा था और इसीलिए जब राउंड 4 आया तो अलेक्जेंडर पेंटोजा ने जरा भी टाइम वेस्ट नहीं किया और ब्रैंडन रोवाल को ग्राउंड में लेके चले गया। ये कंप्लीट राउंड अलेक्जेंडर पेंटोजा ने ब्रैंडन रोवाल को ग्राउंड में रखा, जिधर एक टाइम पर वो काफी क्लोज आ गया था ब्रैंडन रोवाल को चोक आउट करने में। ब्रैंडन रोवाल बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा था कि वो इस फाइट को फिर से स्टैंडिंग करे, बट वो अलेक्जेंडर पेंटोजा के उस बॉडी लॉक को नहीं तोड़ पाया। बट स्टिल पूरे राउंड ग्राउंड में रहने के बाद भी ब्रैंडन रोवाल ने जरा भी गिव अप नहीं किया और जब राउंड 5 आता है तो वो इसी सोच से आता है कि वो अलेक्जेंडर पेंटोजा को नॉकआउट करेगा। राउंड 5 आते आते अलेक्जेंडर पेंटोजा बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया होता है और इसीलिए ब्रैंडन रोवाल के बहुत ज्यादा पंचेस लैंड होने लग पड़ते हैं, जिधर काफी बार जब भी ब्रैंडन रोवाल अलेक्जेंडर पेंटोजा पर बिग पंचेस को लैंड कर रहा था तो मुझे फीलिंग आ रही थी कि अलेक्जेंडर पेंटोजा कभी भी रॉक हो जाएगा, बट डेफिनेटली अलेक्जेंडर पेंटोजा के पास एक आयरन चेन है, वो एक बार भी रॉक नहीं हुआ और इवन एग्जॉस्ट होने के बाद भी ब्रैंडन रोवाल के बिग पंचेस लेने के बाद भी वो किसी ना किसी तरह सक्सेसफुल हो जाता है ब्रैंडन रोवाल पर टेक डाउन शूट करने का। और जैसे ही ये फाइट फिर से ग्राउंड में जाती है, ब्रैंडन रोवाल के पास कोई आंसर नहीं होता है। अब यही राउंड मैं बोलूंगा जो सबसे क्लोज था और मे बी ब्रैंडन रोवाल इस राउंड को जीत गया, बट ओवरऑल देखा जाए तो क्लियरली अलेक्जेंडर पेंटोजा इस फाइट को जीत गया और उसने रीमैच में भी, और एक्चुअली में रीमैचेस बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं, बट स्टिल उसने पहले ब्रैंडन मोरेनो को डिफीट किया और अब इस फाइट में उसने ब्रैंडन रोवाल को भी बीट कर दिया। तो ओवरऑल ये काफी अच्छी फाइट थी। बेशक इस फाइट में कुछ फिनिश नहीं आया, बट स्टिल अगर हम इस फाइट को देखें तो ये फाइट बहुत क्रेजी स्पीड में चली। दोनों फाइटर्स एक दूसरे के ऊपर बिग पंचेस को लैंड करते हैं, इधर हमें स्ट्राइकिंग देखने को मिली, हमें रेसलिंग को भी देखने को मिला। तो ओवरऑल ये फाइट मेरे अकॉर्डिंग काफी अच्छी थी। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, ये फाइट है UFC 296 की मेन इवेंट फाइट, जिधर वेल्टरवेट फाइटर लियोन एडवर्ड्स कोबी कविंटन को बीट कर देता है, जिधर वो कोबी को काफी इजीली यूनानिमस वे से बीट कर देता है। अब इस फाइट को लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियो को पोस्ट कर दिया है, तो डेफिनेटली उस वीडियो को जरूर से देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। रिंग रस्ट इज अ रियल थिंग। आज की फाइट में ये क्लियर था कि जैसे कोबी कविंटन यूजुअली फाइट करता है, वैसे उसने स्टार्टिंग के राउंड्स में बिल्कुल भी फाइट नहीं किया और आई डेफिनेटली थिंक कि थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन इधर रिंग रस्ट का भी रहने वाला है। कोबी कविंटन ऑलमोस्ट 2 सालों के बाद फाइट कर रहा था और उसकी ये परफॉर्मेंस बहुत ही एवरेज गई, बट इसी के साथ जो मेन मैन लियोन एडवर्ड्स है, उसकी काफी ज्यादा प्रेज करने को बनती है, क्योंकि नॉट ओनली उसने कोबी कविंटन को प्रेशर किया, उसके टेकडाउन्स को डिफेंड किया और एक स्ट्राइकर होने के बाद भी खुद के टेकडाउन्स को शूट किया और कोबी कविंटन को ग्राउंड में लेके चले गया। अब आई डोंट नो कोबी कविंटन ने कैसे इस फाइट को विजन किया, क्योंकि बेशक
बेशक उसने राउंड 5 में लियोन एडवर्ड्स को ग्राउंड में होल्ड किया, बट ये चीज क्लियर थी, कोबी कविंगटन के कोचेस भी ये जानते थे, वो उसको ऑलरेडी बोल भी चुके थे कि कोबी कविंगटन को कुछ बिग करना होगा। तो आई डोंट गेट इट कि क्यों कोबी कविंगटन ने जब राउंड 5 ओवर हुआ तो वो सेलिब्रेट करने लगा जैसे कि वो इस फाइट को जीता है, और जब रिजल्ट आया तब भी वो ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे ये कोई रॉबरी हुई है। इवन जो रोगन के साथ जो फाइट के बाद इंटरव्यू हुआ उधर भी कोबी कविंगटन ये बोलता है कि उसे लगा वो इस फाइट को जीत गया। पर्सनली मुझे लगता है कि इतना स्टूपिड तो कोबी कविंगटन नहीं होगा, और इसीलिए आई थिंक वो डेफिनेटली ट्रोल कर रहा था। जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ जिधर काफी लोग बिलीव करते हैं कि कोबी कविंगटन काफी लो चले गया था, इवन डायना व्हाइट भी ये बिलीव करता है कि कोबी कविंगटन को वो नहीं बोलना चाहिए था, बट स्टिल उसके बाद भी लियोन एडवर्ड्स ने अपने इमोशंस को कंट्रोल में किया। और बेशक ये फाइट थोड़ी एक्साइटिंग नहीं थी, बट स्टिल अगर लियोन एडवर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके लिए ये फाइट एक परफेक्ट विन थी। उसने कंप्लीटली कोबी कविंगटन को शट डाउन कर दिया, और स्टार्टिंग के राउंड्स में मुझे ऐसे लगा कि कोबी कविंगटन हेजिटेट कर रहा है कि कहीं अगर उसने टेक डाउन शूट करने की ट्राई की और लियोन एडवर्ड्स ने उसे कैच कर लिया तो ये उसके लिए बहुत बुरा होगा। काफी स्लो आउटपुट वाली फाइट थी, ज्यादा एक्साइटिंग फाइट नहीं थी, तो आई गेट इट कि क्यों ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि एक बोरिंग फाइट थी, बट इसमें जो आई थिंक ज्यादा क्रिटिसाइज होना चाहिए वो होना चाहिए कोबी कविंगटन। लियोन एडवर्ड्स ने तो अपनी ही फाइट की है जिधर उसने टेक डाउन्स को डिफेंड किया, उसने कोबी कविंगटन को फीट में बीट किया, इवन कोबी कविंगटन को टेक डाउन भी किया, और देखा जाए तो यही सारी चीजें थी जो इस फाइट की हाईलाइट बनी है। 4 राउंड्स तक जो भी कोबी कविंगटन ने किया वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था देखना, और जैसे उसने 5th राउंड में फाइट की सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे इंक्लूडिंग मी कि वो वैसे फाइट करेगा राउंड 1 की स्टार्टिंग से, बट कोबी कविंगटन ने बहुत ही अनयूजुअल फाइट की जिधर उसने फर्स्ट के 2 राउंड्स में सिर्फ एक टेक डाउन को शूट किया, और वो भी उसने 100% एफर्ट से टेक डाउन नहीं शूट किया था। जब भी वो लियोन एडवर्ड्स को पंचेस लैंड करने की ट्राई कर रहा था तो लियोन एडवर्ड्स उसे काउंटर कर दे रहा था अपने लेफ्ट हुक से, और इन पंचेस के बाद कोबी कविंगटन कंप्लीटली शट डाउन हो जा रहा था, और ना तो वो टेक डाउन्स को शूट कर रहा था और ना ही उसने स्ट्राइकिंग की है। अब इसकी वजह मुझे एक और लगती है, और वो है लियोन एडवर्ड्स की लेग किक्स, जिधर उसने कोबी कविंगटन की लीड लेग यानी कि राइट लेग को कंप्लीटली बैटर कर दिया था, जिधर हम क्लियरली देख सकते थे कि कोबी कविंगटन की राइट लेग पर अब ब्रूस भी शो होने लग पड़ा था, और राउंड 3 ऑनवर्ड्स वो अपनी लेग पर ज्यादा वेट को डाल भी नहीं पा रहा था। बट स्टिल मैं बोलूंगा जैसे कोबी कविंगटन ने राउंड 5 में फाइट की है वैसे उसे चाहिए था कि वो रिस्क ले और स्टार्टिंग में फाइट करे। लियोन एडवर्ड्स ने बैक टू बैक अपनी 3 फाइट्स में जो बोला जाता था कि वेल्टरवेट डिवीजन के बेस्ट ग्रैपलर्स हैं उन दोनों को डिफीट किया है। डेफिनेटली लियोन एडवर्ड्स बहुत ज्यादा इवॉल्व हो रहा है, जिधर अब उसे देखकर लग रहा है कि वो ग्रैपलिंग भी कर सकता है, और अगर उसे बहुत ही ज्यादा नीड पड़ी तो वो अपने ओपोनेंट पर टेक डाउन्स को भी शूट कर सकता है। तो एक काफी अमेजिंग विन बाय लियोन एडवर्ड्स, जिधर उसने कोबी कविंगटन जो ये बोला चाहता था कि अगर कमारू उस्मान चैंपियन नहीं होता तो वो चैंपियन होता, उसको इस फाइट में बीट कर दिया। तो अब लेट्स सी लियोन एडवर्ड्स की नेक्स्ट फाइट क्या होती है। क्या उसे बिलाल मोहम्मद के साथ एक रीमैच फाइट करनी पड़ेगी या फिर उसका नेक्स्ट ओपोनेंट शाफकात होगा। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।